इस लेक्चर में हम बात करेंगे नियो प्लेटोनिज्म के बारे में और इसके साथ ही कुछ डीप क्वेश्चंस हैं जिनका आंसर फाइंड करने की कोशिश करेंगे। ये वो टाइम है जब हम ग्रीक थॉट के लास्ट फेज में आ गए हैं और इसके बाद क्रिश्चियनिटी का टाइम पीरियड शुरू होगा जो ऑलमोस्ट 1200 साल तक रहेगा। यानी हम क्लासिकल फिलॉसफी से मिडिवल फिलॉसफी की ओर जा रहे हैं और ये एक बहुत ही बड़ा, एक बहुत ही मेजर शिफ्ट है। आपको ध्यान होगा जो ग्रीक फिलॉसफी है, क्लासिकल फिलॉसफी जो है वो मोस्टली सेक्युलर आइडियाज़ पर बेस्ड है। उनका प्राइमरी गोल था इस वर्ल्ड को समझना और इस वर्ल्ड में एक अच्छी लाइफ हम कैसे जी सकते हैं, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना। और इसके लिए वो अपने रीज़न और इंटेलिजेंस का यूज़ करते हैं। लेकिन अभी जो शिफ्ट है वो इस वर्ल्ड से दूसरे वर्ल्ड की ओर है। अब इस लाइफ की बात नहीं हो रही है, अब डेथ के बाद की जो लाइफ है उसकी बात हो रही है। अब हम प्लेटो या एरिस्टोटल की तरह ये नहीं सोच रहे हैं कि एक आइडियल स्टेट कैसी होनी चाहिए, एक आइडियल सोसाइटी कैसी होनी चाहिए। हम ये सोच रहे हैं कि डेथ के बाद की जो लाइफ है उसको कैसे अच्छा किया जा सकता है। तो ग्रीक फिलॉसफी जहाँ से शुरू होती है वहीं पर आकर फिर से एंड हो जाती है। आपको याद होगा ग्रीक फिलॉसफी शुरू होती है रिलीजन और माइथोलॉजी से, जब कुछ क्रिटिकल थिंकर्स माइथोलॉजी पर डाउट करना शुरू करते हैं। उस टाइम की जो माइथोलॉजिकल स्टोरीज हैं उनको क्वेश्चन करते हैं और जो भी इस वर्ल्ड में हो रहा है उसको एक नेचुरल वे में एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। वो अपने रीज़न और इंटेलिजेंस का यूज़ करते हैं, लेकिन एंड में वो वापस वहीं पर आ जाते हैं जहाँ से शुरू करते हैं। और अब एथिक्स और पॉलिटिक्स की जगह थियोलॉजी आ जाती है। थियोलॉजी मीन्स द स्टडी ऑफ गॉड। जो रीज़न का यूज़ कर रहे थे वो फेथ की ओर जा रहे हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि रीज़न से हमें कोई बेनिफिट नहीं है, या रीज़न इनएडिक्वेट है और सिर्फ गॉड हमें बचा सकते हैं। और ये चेंज एकदम से नहीं आ रहा है, ये बहुत ही स्लो चेंज है और इसके पीछे कुछ रीजंस हैं। वैसे तो इस चेंज के जो सिम्टम्स हैं हम मार्कस ऑरेलियस की फिलॉसफी में देख सकते हैं, लेकिन उनकी डेथ के बाद का जो टाइम है वहाँ पर हम इस चेंज को क्लियरली ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर का जो प्राइमरी गोल है वो है इस चेंज को समझना। क्लासिकल पीरियड से मिडिवल पीरियड में हम कैसे जा रहे हैं और इस शिफ्ट में नियो प्लेटोनिज्म फिलॉसफी का क्या रोल है, और साथ ही क्रिश्चियनिटी इस फ्रेम में कैसे एंटर करती है। और क्रिश्चियनिटी की डेवलपमेंट को समझना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि जो मिडिवल फिलॉसफी है उसका सेंटर क्रिश्चियनिटी है। कुछ मैं आपसे डिस्कस करूंगा और कुछ आपको अपनी तरफ से रीड करना होगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि मिडिवल फिलॉसफी में एंटर करने से पहले हम इसका जो फाउंडेशन है उसको थोड़ा समझ लें। और ऐसा भी नहीं है कि क्रिश्चियनिटी रोम के लिए कोई बहुत ही नई चीज़ थी। ऐसे बहुत से लोकल रिलीजियस ग्रुप्स थे जिन्हें हम मिस्ट्री कल्ट्स कह सकते हैं, और इन मिस्ट्री कल्ट्स में पहले से ऐसे कई रिचुअल्स थे, कई आइडियाज़ थे जो काफ़ी हद तक क्रिश्चियन आइडियाज़ के साथ मैच करते हैं। और ऐसे 3 कल्ट्स हैं जिनको मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। एक मिस्ट्री कल्ट या एक लोकल रिलीजन था जिसका नाम था द ग्रेट मदर। इस कल्ट में एक गॉडेस हैं, एक देवी हैं जिनका नाम है सिबेली, और उन गॉडेस का एक लवर है जिसका नाम है एटिस। और एक समय आता है जब एटिस की डेथ हो जाती है, तो गॉडेस सिबेली बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती हैं। गॉडेस के दुखी होने से पूरी दुनिया में अंधेरा छा जाता है, अकाल और सूखा पड़ता है, और इसके साथ ही पूरी दुनिया नष्ट हो जाती है। लेकिन उसके बाद एटिस फिर से जीवित हो जाते हैं और गॉडेस फिर से खुश हो जाती हैं और दुनिया एक बार फिर से हरी भरी हो जाती है। और इस स्टोरी को बार बार रिपीट किया जाता था, इसको एक ड्रामा की तरह, एक नाटक की तरह कुछ एक्टर्स इसको प्ले करते थे। तो शुरू में ये सब एक अच्छी फसल के लिए, गेहूं चावल या जो भी वहाँ की फसल थी उसकी अच्छी प्रोडक्शन के लिए किया जाता था। लेकिन एक टाइम आता है जब लोग इस फिर से जीवित होने का जो आइडिया है इससे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि अगर हम इस रिलीजन का एक पार्ट बन जाते हैं और गॉडेस की पूजा करते हैं तो हम भी एटिस की तरह अमर हो सकते हैं, इमॉर्टल हो सकते हैं। और इस रिलीजन में कई तरह के रिचुअल्स थे, जैसे फास्टिंग करना या फिर
अपने आप को मारना, और एक टोरोबॉलियम के नाम से बहुत ही स्ट्रेंज रिचुअल था। इसमें एक बैल की बलि देते हैं और उसका जो ब्लड है उसको प्योरिफिकेशन के लिए यूज़ करते हैं। इससे होता क्या है कि एक एक बहुत बड़ा सा स्टेज होता है जहाँ पर एक बैल की बलि दी जाती है, और उस स्टेज के नीचे एक पर्सन होता है या फिर कुछ पर्सन्स होते हैं। जो बैल का जो ब्लड है वो स्टेज से नीचे उन पर्सन्स पे गिरता है। इसे वो कहते हैं एक स्पिरिचुअल प्योरिफिकेशन, यानी उस पर्सन के सारे पाप नष्ट हो गए हैं और उसने एक नया जन्म ले लिया है और वो उस कल्ट का एक पार्ट बन गया है। अब डेथ के बाद वो हमेशा के लिए अमर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप कुछ क्रिश्चियन आइडियाज़ भी देख सकते हैं। द ग्रेट मदर सिबेली का जो रिलीजन है ये क्रिश्चियनिटी से ऑलमोस्ट 1000 साल पुराना है, और रोम में भी ये रिलीजन क्रिश्चियनिटी के टाइम से, क्रिश्चियनिटी के आने से काफ़ी पहले से था। और जैसे एटिस की डेथ होती है और उसके बाद वो फिर से जीवित हो जाते हैं, ठीक ऐसे ही जीसस की भी डेथ हो जाती है और उसके बाद वो फिर से जीवित हो जाते हैं। और जैसे वो ब्लड का यूज़ करके प्योरीफाई करते हैं, अपने ग्रुप में ऐड करते हैं, एक एटर्नल लाइफ की बात करते हैं, कुछ ऐसा ही क्रिश्चियनिटी में भी है। क्रिश्चियनिटी में बैप्टिज्म नाम का एक रिचुअल है, एक कंसेप्ट है, जिसमें ब्लड की जगह पानी का यूज़ किया जाता है, और पानी का यूज़ करके वो एक पर्सन को प्योरीफाई करते हैं, एक स्पिरिचुअल प्योरीफिकेशन, यानी उसके पाप नष्ट हो गए हैं और उसका एक नया जन्म हो चुका है और अब वो इस क्रिश्चियन कम्युनिटी का एक पार्ट बन चुका है। और इसके कई सिंबॉलिक मीनिंग्स भी हैं जो आप देख सकते हैं कि जो ग्रेट मदर नाम का जो कल्ट है उससे काफ़ी मैच करते हैं। और अगर आप और ज़्यादा डीप में जाते हैं तो आपको बहुत ही स्ट्रेंज आउटकम्स मिल सकते हैं। सिबेली को कुबेलिया भी कहा जाता है। कुबेलिया को आप सनातन धर्म के कुबेर से भी कंपेयर कर सकते हैं। और कुबेलिया का एक मीनिंग माउंटेन भी होता है कि जो गॉडेस हैं सिबेली, इनको पहाड़ों की देवी भी कहा जाता है, द गॉडेस ऑफ माउंटेन्स भी कहते हैं। और सनातन में भी एक देवी हैं माता पार्वती के नाम से, उन्हें भी गॉडेस ऑफ माउंटेन्स कहा जाता है। सिबेली जो देवी हैं उनको आप एक लायन के साथ या शेर के साथ देख सकते हैं, उनको ऐसे प्रेजेंट किया जाता है, और ऐसे ही माता पार्वती को भी आप एक लायन के साथ देख सकते हैं। अगर हम 3000 से 5000 साल पहले के कल्ट्स को स्टडी करते हैं तो पूरे वर्ल्ड में आपको काफ़ी सिमिलैरिटीज़ देखने को मिलेंगी। तो ये एक ट्री के जैसा है। एक ट्री को जब आप देखते हैं तो उसमें हज़ारों पत्ते होते हैं, हज़ारों शाखाएं होती हैं, लेकिन जैसे जैसे आप रूट्स की ओर जाते हैं वैसे वैसे सब एक होता जाता है। और अभी ऐसा टाइम कुछ ऐसा है कि हो सकता है आपको ये सब बातें अच्छी ना लगें, और आप में से काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जो इस बात को डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन मेरा जो मोटिव है वो आपको एक कंटेक्स्ट प्रोवाइड करना है जिससे आप क्लासिकल से मिडिवल फिलॉसफी का जो शिफ्ट है उसको आप समझ सकें, नियो प्लेटोनिज्म का इसमें जो रोल है उसको आप समझ सकें, और क्रिश्चियनिटी कैसे डेवलप होती है जो आगे 1200 साल तक फिलॉसफी का सेंटर रहती है, इसको आप समझ सकें। तो मैं इसका एक ओवरव्यू देने की आपको कोशिश कर रहा हूँ, और मेरा जो इंटेंशन है वो बहुत ही प्योर है, कोई भी बैड इंटेंशन नहीं है। मैं किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहता हूँ, ना ही मैं किसी को हर्ट करना चाहता हूँ। और ऐसे ही एक और मिस्ट्री कल्ट था इजिप्ट में, जिसमें दो पर्सन्स की स्टोरी है। इजिप्ट का एक राजा था, या उसको आप गॉड भी कह सकते हैं, उनका नाम था ओसाइरिस, जो एक बहुत ही अच्छे पर्सन थे। और ओसाइरिस का एक भाई था सेट के नाम से। वो स्टोरी ये है कि सेट ने अपने भाई ओसाइरिस का मर्डर कर दिया, और ओसाइरिस की एक वाइफ थी जो ओसाइरिस को फिर से जीवित कर देती हैं। मुझे स्टोरी ठीक से याद नहीं है। ओसाइरिस का पहले मर्डर होता है, फिर उनकी वाइफ उन्हें फिर से जीवित करती हैं, और जो वाइफ हैं वो ओसाइरिस को जीवित करके उनसे एक चाइल्ड कंसीव करती हैं जिसका नाम होता है हॉरस। और ये जो हॉरस है ये अपने पिता के मर्डर का रिवेंज लेता है, प्रतिशोध लेता है, और इजिप्ट में फिर से एक बार ऑर्डर को मेंटेन करता है। और ये जो स्टोरी है ओसाइरिस की, ये जीसस के जन्म से लगभग 3000 साल पहले की है। और यहाँ भी आप देख सकते हैं कि डेथ के बाद फिर से जीवित होना, ये आइडिया दिया गया है। और ये स्टोरी भी रोम में बहुत ज़्यादा फेमस थी। और एक और मिस्ट्री कल्ट था जिसका नाम था मिथ्रा या मिथ्रेज्म।
और ये कल्ट पर्शिया से था। मित्रा एक गॉड हैं और उनकी पूजा करके आप अमर हो सकते हैं, एक एटर्नल लाइफ अचीव कर सकते हैं। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये उनका बिलीफ था। और इस रिलीजन का अपना एक मेटाफिजिक्स था। वो कहते हैं कि इस वर्ल्ड में दो पावर्स हैं, एक गुड और एक बैड। गुड पावर से इस वर्ल्ड में ऑर्डर और पीस आता है, व्यवस्था और शांति आती है। और बैड पावर से इस वर्ल्ड में इविल और वॉर पैदा होता है। और ये जो वर्ल्ड है, इन दोनों पावर्स का एक स्ट्रगल है। गुड और बैड, ये जो दो प्रिंसिपल्स हैं या जो दोनों पावर्स हैं, ये हमेशा एक दूसरे के साथ स्ट्रगल में रहती हैं। और हमें यानी ह्यूमंस को गुडनेस का साथ देना चाहिए, लेकिन हम अक्सर ऐसा कर नहीं पाते। और उसका भी एक रीज़न है। जो सोल है वो जब हेवन से अर्थ पे आती है, तो वो यहाँ पर आने के लिए 7 प्लैनेट्स को क्रॉस करती है। और इसी ट्रैवल में वो पोल्यूट हो जाती है और इससे वो बुराई में फंस जाती है। और ये जो टाइम है उसका इस अर्थ पे, ये उसका एक टेस्ट है। और अगर वो उस गुडनेस का साथ देती है इस टेस्ट में पास होने के लिए, तो वो फिर से हेवन में जा सकती है अपने गॉड के पास। लेकिन अगर वो बुराई का साथ देती है, बुरे काम करती है और टेस्ट में फेल हो जाती है, तो हमेशा के लिए हेल में फंस जाती है और जहाँ उसको पनिशमेंट दी जाती है। अभी जो गॉड मित्रा हैं, कि ह्यूमन को अच्छे काम करने के लिए गाइड करते हैं, उन्हें बुराई से बचाते हैं। और जब एक पर्सन की डेथ हो जाती है, तो उसके अच्छे और बुरे कर्मों के हिसाब से उसको जज करते हैं, उसको रिवॉर्ड या पनिशमेंट भी देते हैं। और इस कम्युनिटी का मेंबर बनना इतना इजी नहीं था। ये एक बहुत ही स्लो प्रोसेस था, जिसमें 7 स्टेजेस होती हैं। जो पर्सन इन 7 स्टेजेस को क्रॉस करता है, वो इस कम्युनिटी का, इस कल्ट का मेंबर बन सकता है। और जो गॉड मित्रा हैं, उनको सन के साथ, सूरज के साथ एसोसिएट करते हैं, क्योंकि सन लाइट और प्योरिटी का एक सिंबल है। और अर्थ पे जो लाइफ है उसका सोर्स भी सन है। इसलिए मित्रा को सूरज की पोजीशन के बेस पर दिन में 3 बार वर्शिप करते हैं, सुबह, दोपहर और शाम को। और हफ्ते का, वीक का जो 7th डे है उसको भी शुभ मानते हैं, अच्छा मानते हैं। और मिथ्रेज़म में जो सबसे मेजर फेस्टिवल है वो है 25 दिसंबर को, जब सर्दियों के एक लंबे टाइम के बाद सूरज फिर से दिखाई देने लगता है। या फिर आप कह सकते हैं कि सूरज का जब एक बार फिर से जन्म होता है। तो क्रिश्चियन भी गुड और बैड यानी गॉड और सेटन की स्ट्रगल की बात करते हैं। और जैसे मित्रा ह्यूमंस की हेल्प करता है और डेथ के बाद उनको जज करता है, क्रिश्चियन गॉड भी ऐसे ही करते हैं। और जैसे डेथ के बाद एक सोल हेवन और हेल में जाती है, वैसे ही क्रिश्चियनिटी में भी होता है। और भी कई तरह की बातें हैं, जैसे गॉड मित्रा यानी सूरज 25 दिसंबर को सर्दियों के बाद फिर से जन्म लेते हैं। क्रिश्चियनिटी में भी जीसस 25 दिसंबर को पैदा हुए हैं, ऐसा माना जाता है। और अगर आप रीड करेंगे तो आपको और भी काफ़ी सिमिलैरिटीज मिल जाएंगी। और ये जो रिलीजन है ये पर्शिया से था, तो ज़ोरोस्ट्रियन के साथ इसका जो कनेक्शन है वो तो हम देख ही सकते हैं। लेकिन स्ट्रेंज बात यह है कि इसका वेदों से भी कनेक्शन देखने को मिलता है। वेदों में एक गॉड है मित्रा के नाम से, शायद आपने नाम सुना होगा, मित्रा और वरुण। ये भी सन के साथ रिलेटेड हैं, लेकिन अभी हम इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। रोम में धीरे धीरे ये मिस्ट्री कल्ट्स काफ़ी फेमस हो रहे थे। रिपब्लिक के टाइम पर इनको काफ़ी अपोज किया गया, लेकिन एम्पायर के टाइम पर इनको एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया। और शायद आपको आइडिया होगा कि रिपब्लिक और एम्पायर में क्या डिफरेंस है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। रोमन पीरियड को रोमन रिपब्लिक और रोमन एम्पायर 2 पार्ट्स में डिफाइन किया जाता है। रिपब्लिक का मीनिंग है रूल बाय द पीपल। इसमें जो आम लोग हैं वो अपने लीडर्स को चूज़ करते हैं, और वो लीडर्स अपने 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 एरियाज़ को मैनेज करते हैं। यानी जो पावर है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, शेयर्ड है, एक पर्सन के पास नहीं है। कोई भी डिसीजन हो वो सब डिस्कस करके या वोटिंग करके या जो जो भी लीगल मेथड होगा उससे होता है। और 27 BC तक का जो टाइम था वो रोमन रिपब्लिक का टाइम था। लेकिन बाद में ऑगस्टस पूरा कंट्रोल अपने हाथ में ले लेते हैं, तो उस टाइम को हम कहते हैं रोमन एम्पायर, जब सारी पावर एक पर्सन के पास होती है।
लोकल लेवल पर जो लीडर्स होते हैं उनके पास कोई पावर नहीं होती, वो बस एडवाइस दे सकते हैं। लेकिन जो डिसीजन है वो सिर्फ एम्पायर के हाथ में होता है। तो सिंपल वर्ड्स में, रिपब्लिक में कुछ लीडर्स होते हैं जो आम लोगों ने सिलेक्ट किए होते हैं और पावर शेयर्ड होती है। और एम्पायर में एक एम्पायर होता है, एक सम्राट होता है, और ऑलमोस्ट सारी पावर उसके हाथ में होती है। और मैं ये मानकर चलता हूँ कि आप जो मेरी वीडियोस देख रहे हैं, आप एक अच्छे रीडर भी हैं, आप बुक्स रीड करते हैं और आप नॉलेज गेन करने में इंटरेस्टेड हैं। और आप सिर्फ एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इन वीडियोस को नहीं देख रहे हैं, आप सच में फ़िलॉसफी को एक डीपर वे में, एक क्लियर वे में समझना चाहते हैं। इसलिए ये जो मैं हिस्ट्री और लिटरेचर से कभी कभी रेफरेंसेस यूज़ करता हूँ, ये मेरा एक तरीका है आपके लिए रिस्पेक्ट शो करने का। और कई बार टीचर्स अपने स्टूडेंट्स को छोटे बच्चों की तरह ट्रीट करते हैं, उन्हें जोक सुनाना, उन्हें एंटरटेन करना, और या कुछ ज़्यादा ही सिंपल या बेसिक पॉइंट्स को ओवर एक्सप्लेन करना। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एक टीचर को अपने स्टूडेंट्स की नॉलेज और मेच्योरिटी पर ट्रस्ट करना चाहिए। मैं हमेशा अपने लेक्चर के शुरू में कहता हूँ कि आज हम इस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आज मैं आपको कुछ बताने वाला हूँ। डिस्कशन का मीनिंग है जितना मैं इन्वॉल्व हूँ उतना ही आपको इन्वॉल्व होना है। मैंने कुछ रीड किया और ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है, आप भी अपनी तरफ से रीड कीजिए और अपनी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कीजिए, और फिर हम एक दूसरे से डिस्कस कर सकते हैं। मैं किसी अथॉरिटी की तरह मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है या मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो आप पर फोर्स नहीं कर रहा हूँ, वो आप पर मैं थोप नहीं रहा हूँ। तो हम बात कर रहे थे कि जो मिस्ट्री कल्ट्स हैं जैसे सिबेली, ओसाइरिस और मित्रा, ये रोम में धीरे धीरे फेमस हो रहे थे। लेकिन जो रोमन रिपब्लिक का टाइम था उस टाइम में इनको अपोज किया गया, लेकिन जो रोमन एम्पायर का टाइम था उसमें इन कल्ट्स को एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया। लेकिन ऐसा हो क्यों रहा था, इसके पीछे क्या रीज़न था? जो रोमन सिटीज़ थी उनके अपने गॉड्स थे, और ये जो मिस्ट्री कल्ट्स हैं इनके अपने गॉड्स थे, और इन दोनों गॉड्स के बीच में काफ़ी डिफरेंस है, काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है। जो रोमन गॉड्स थे वो सिटी के गॉड्स थे, और वो सिटी को मेंटेन करने में हेल्प करते थे। यानी उनका जो काम था वो था सोसाइटी को मेंटेन करना, पॉलिटिकल सिस्टम को मेंटेन करना। और जो मिलिट्री है, मिलिट्री को पावर देना, यानी वो इस वर्ल्ड को मैनेज करते थे, सिटी और स्टेट को मैनेज करते थे। लेकिन जो मिस्ट्री कल्ट्स के जो गॉड्स थे जैसे ओसाइरिस और मित्रा, उनका इंटरेस्ट सिटी में नहीं था या स्टेट को प्रोटेक्ट करने में नहीं था, वो इंडिविजुअल पर्सन को प्रोटेक्ट करते थे, वो एक इंडिविजुअल पर्सन को गाइड करते थे, और डेथ के बाद की जो लाइफ है, एक एटर्नल और हैप्पी लाइफ है, उसका एक प्रॉमिस करते थे, और इसलिए वो दूसरी दुनिया में इंटरेस्टेड थे। यानी रोमन गॉड्स स्टेट की बात कर रहे हैं और मिस्ट्री गॉड्स इंडिविजुअल पर्सन की बात कर रहे हैं। एक सिटी के गॉड्स हैं और एक पर्सनल गॉड्स हैं। एक इस वर्ल्ड में सोशल और पॉलिटिकल सिस्टम को मेंटेन करते हैं, और एक डेथ के बाद की जो एटर्नल लाइफ है उसको मैनेज करते हैं। और दोनों ही गॉड्स एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा अलग हैं। और जैसे मैंने बताया कि 27 BC में ऑगस्टस के सम्राट बनने से रोमन एम्पायर की शुरुआत होती है। ऑगस्टस के बाद एक बहुत सारे रोमन सम्राट आते हैं, जैसे टिबेरियस, नीरो, हैड्रियन, और फिर आते हैं मार्कस ऑरेलियस। और ये वही स्टोइक फिलोसोफर है मार्कस ऑरेलियस जिनको हमने पहले डिस्कस किया था। और मार्कस तक सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होता है, कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन फिर भी जो एम्पायर है वो स्टेबल रहता है। लेकिन मार्कस की डेथ हो जाती है 1808 AD में, और उनके बाद जो भी सम्राट आते हैं वो बहुत ही वीक होते हैं, जो एम्पायर को स्टेबल नहीं रख पाते, और रोमन एम्पायर धीरे धीरे कमज़ोर होने लगता है। आप नेट पे सर्च करना 5 गुड एम्पायर्स लिखकर, तो उसमें आपको नेरवा से लेकर मार्कस ऑरेलियस तक 5 गुड एम्पायर्स के नाम मिलेंगे। ये जो लास्ट के 5 सम्राट थे मार्कस तक, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग और स्टेबल थे। इनका जो ऑलमोस्ट 90 ईयर्स का टाइम था वो बहुत ही अच्छा टाइम माना गया है रोम के लिए। लेकिन मार्कस की डेथ के बाद उनका जो बेटा है कमोडस, हाँ, वो सम्राट बनता है।
और वो बहुत ही करप्ट और इररिस्पॉन्सिबल पर्सन था। और उसके बाद ही एक्चुअल में रोमन एम्पायर का बुरा टाइम शुरू हो जाता है। उसके बाद सिविल वॉर्स होती हैं, एक के बाद एक सम्राट आते हैं, उनका मर्डर होता है, रोमन एम्पायर पर चारों तरफ से अटैक होने शुरू हो जाते हैं, शहर के शहर तबाह होने शुरू हो जाते हैं, सोशल और पॉलिटिकल सिस्टम जो है पूरी तरह से डिसरप्ट हो जाता है, और एक इकोनॉमी जो है पूरी तरह से डूब जाती है। उस टाइम के एक पोइट हैं जो अपनी पोइट्री में, अपनी राइटिंग्स में इस टाइम को एक्सप्लेन करते हैं। वो कहते हैं कि दुनिया बहुत बूढ़ी हो चुकी है, बादलों का पानी सूख गया है, सूरज की रोशनी मध्यम हो गई है, खेत में किसान मर रहे हैं और युद्ध में जवान मारे जा रहे हैं, सैनिक मारे जा रहे हैं, मार्केट में से ऑनेस्टी गायब है, कोर्ट्स में जस्टिस नहीं है, और लोगों के दिलों में प्यार नहीं है, फ्रेंडशिप नहीं है। और ऐसे वो इस टाइम को डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पर आप एक साइकोलॉजिकल शिफ्ट देख सकते हैं। लोग बहुत बुरी तरह से परेशान हो चुके हैं, अकेले और कमज़ोर हो चुके हैं, और उनके अंदर एक सेंस ऑफ कंट्रोल की जो फीलिंग थी वो नष्ट हो गई है। अब उनकी लाइफ उनके हाथ में नहीं है। कहीं भी दूर बैठा एक बहुत ही पावरफुल सम्राट एक ऑर्डर इशू करता है तो आपकी लाइफ पूरी तरह से बदल जाती है। आप ना उस सम्राट को देख सकते हैं, ना उस तक पहुंच सकते हैं, और ना उसे आप क्वेश्चन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप जीना चाहते हैं तो आपको उसका ऑर्डर फॉलो करना ही होगा। और जब पूरा वर्ल्ड करप्ट हो जाता है और कुछ भी अच्छा होने की उम्मीद नहीं रहती, तो एक पर्सन सिर्फ अपने ही बारे में सोचता है। जैसे मान लीजिए आप एक बिल्डिंग में हैं जिसमें आग लग जाती है, तो ऐसे में आप दूसरों को बचाने की कोशिश करोगे और साथ ही गॉड से प्रे करोगे कि इस बिल्डिंग को बनाए रखे, इसे गिरने ना दे। लेकिन जैसे ही बिल्डिंग गिरना शुरू होती है और जैसे ही आग की लपटें आपको चारों तरफ से घेर लेती हैं, तो ऐसे में आप दूसरों की हेल्प नहीं करना चाहते। अब आप सिर्फ अपने आप को बचाना चाहते हैं, और अब आप गॉड से प्रे करते हैं कि कैसे भी करके वो आपको बचा ले, कैसे भी करके वो आपकी रक्षा करे। और ऐसा ही रोमन एम्पायर में हो रहा था। जब एम्पायर स्टेबल था, सोशल और पॉलिटिकल सिस्टम सही से काम कर रहा था, तो लोग सिटी के गॉड्स की ओर देख रहे थे, उनकी पूजा कर रहे थे, क्योंकि जो सिटी के गॉड्स हैं वो सिटी की रक्षा करते हैं। और एक पर्सन को एक कॉन्फिडेंस था, एक ट्रस्ट था कि सिटी और स्टेट अगर बनी रहती है तो हम भी बने रहेंगे, हम भी सेफ रहेंगे। लेकिन जब सिटीज़ तबाह हो जाती हैं, सोशल और पॉलिटिकल सिस्टम कोलैप्स हो जाता है, तो सिटी के गॉड्स में उनका जो ट्रस्ट है, जो बिलीफ है, वो कम हो जाता है। फिर आप अपने ही बारे में सोचते हैं और ऐसे गॉड्स की ओर देखते हैं जो आपको बचा सकते हों, जो आपको इस नर्क से निकाल सकते हों। आपको याद होगा प्लेटो और एरिस्टोटल ने कहा था कि एक गुड लाइफ एक गुड सोसाइटी में ही पॉसिबल है, और इसलिए वो एक आइडियल स्टेट की बात करते हैं कि एक अच्छी स्टेट कैसी होनी चाहिए। लेकिन जैसे जैसे वहाँ की सिचुएशन खराब होने लगती है तो लोग सोसाइटी और स्टेट की बात करना छोड़ देते हैं। फिर एपिक्यूरियन और स्टोइक फिलोसोफर्स आते हैं। वो कहते हैं कि बाहर दुनिया में चाहे जो भी हो रहा हो, आपको बस शांत रहना है। वो बाहर की दुनिया को कंट्रोल करने में या ठीक करने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे। वो अपने आप को कंट्रोल करने में, अपने आप को डिसिप्लिन्ड करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड थे। और ये हमारे साथ भी होता है। जब तक हमें एक उम्मीद होती है कि ये दुनिया एक अच्छी दुनिया हो सकती है, एक अच्छी दुनिया बन सकती है और चीज़ें बेहतर हो सकती हैं, हम तब तक एक कोशिश करते रहते हैं सब कुछ ठीक करने की। लेकिन अगर हमें ऐसा लगता है कि अब कुछ ठीक नहीं हो सकता, हमें कोई उम्मीद नहीं रहती, तो फिर हम बस अपने आप पर ही फोकस करते हैं। फिर हम देखते हैं कि हम कैसे खुश रह सकते हैं। और आजकल आपने देखा होगा कि स्टोइक फिलॉसफी बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रही है। बहुत ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो स्टोइक फिलॉसफी की ओर अट्रैक्ट हो रहे हैं। एक्चुअली जैसे जैसे सेंस ऑफ कंट्रोल कम होता जाएगा, वैसे वैसे स्टोइक फिलॉसफी की डिमांड ज़्यादा होती जाएगी, क्योंकि स्टोइक्स डाइकोटमी ऑफ कंट्रोल की बात करते हैं। वो कहते हैं कि कुछ बातें हैं जो हम पर डिपेंड करती हैं, ये हमारे कंट्रोल में होती हैं, और कुछ बातें हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं हैं, हमारी पावर में नहीं हैं। और हमें उन बातों पर ध्यान देना चाहिए
जो हम पर डिपेंड करती हैं और हमारे कंट्रोल में हैं, और हम ऐसा करके एक वर्चुअस लाइफ जी सकते हैं, एक हैप्पी और शांत लाइफ जी सकते हैं। यानी ये एक ऐसी फिलॉसफी है जो आपको उस टाइम काम में आती है जब आप देखते हैं कि हमारे कंट्रोल में कुछ नहीं है, जब सिचुएशन बहुत बुरी हो और आप उसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। तो ऐसे में आप उस सिचुएशन के लिए आपके जो जजमेंट्स हैं, जो फीलिंग्स हैं, जो रिएक्शंस हैं, उन पर फोकस करते हो। या सिंपल वर्ड्स में मेन बात यह है कि किसी भी सिचुएशन में अपने आप को आप कैसे काम एंड कंपोज्ड रख सकते हो। और रोम में भी धीरे धीरे ऐसे ही हो रहा था। जब डेमोक्रेसी थी, लोगों के पास पावर थी, तो वो सोच रहे थे कि एक आइडियल स्टेट कैसी होनी चाहिए। लेकिन जब टाइम चेंज हुआ तो वो सोचने लगे कि कैसे हम इस बुरी सिचुएशन में एक वर्चुअस और हैप्पी लाइफ जी सकते हैं। जब सिटी और स्टेट पे ट्रस्ट था तो लोग सिटी और स्टेट्स के गॉड्स की पूजा कर रहे थे, उनकी ओर देख रहे थे। जब सिटी और स्टेट्स तबाह हो गई तो वो ऐसे गॉड्स को फाइंड करने लगे जो उनको बचा सकते हों। फिर वो पर्सनल सेल्वेशन की बात करने लगे, डेथ के बाद की जो लाइफ है उसकी बात करने लगे। इस दुनिया में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा था तो वो दूसरी दुनिया की बात करने लगे। और आज भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो दूसरी दुनिया के एक्सपीरियंस की खोज में लगे हैं। उनका इस दुनिया का एक्सपीरियंस बहुत ही बुरा है, जैसी लाइफ वो जी रहे हैं उससे वो सेटिस्फाइड नहीं है और इसके ठीक होने की कोई उम्मीद भी नहीं करते। तो ऐसे लोग दूसरी दुनिया के एक्सपीरियंस की खोज में रहते हैं। तो ऐसे उस टाइम के जो लोग थे उन्होंने सिटी गॉड्स को छोड़कर मिस्ट्री गॉड्स को एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया। और इसी हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट में फिलॉसफी में भी काफ़ी चेंजेस आते हैं। फिलॉसफी और रिलीजन दोनों एक दूसरे के काफ़ी क्लोज आ जाते हैं। 3rd सेंचुरी में एक फिलोसॉफिकल सिस्टम, फिलोसॉफिकल स्कूल डेवलप होता है जिसको बाद में नाम दिया गया नियो प्लेटोनिज्म। और ये एक रिलीजन नहीं था, ये एक फिलोसॉफिकल सिस्टम था। ये प्लेटो की फिलॉसफी में जो प्रॉब्लम्स थी उनको सॉल्व करने में लगा था। प्लेटो अपनी थ्योरी ऑफ फॉर्म्स में अपने आप को क्रिटिसाइज करते हैं और उनके बाद एरिस्टोटल और बाकी फिलोसोफर्स भी उनकी थ्योरी को क्रिटिसाइज करते हैं। वैसे में ये नहीं कहना चाहिए कि प्लेटो अपनी थ्योरी ऑफ फॉर्म्स को क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन वो एक्सेप्ट करते हैं, इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि उनकी इस थ्योरी में कुछ डिफ़िकल्टीज ज़रूर हैं, कुछ ऐसी डिफ़िकल्टीज हैं जिन्हें सॉल्व करना ज़रूरी है। तो प्लेटो के टाइम से काफ़ी ऐसे फिलोसोफर्स थे, स्पेशली एरिस्टोटल और स्टोइक फिलोसोफर, जो प्लेटो की थ्योरी ऑफ फॉर्म्स में जो प्रॉब्लम्स थी उनको सॉल्व करने में लगे थे। और इसके लिए वो कई डिफरेंट मेथड्स का यूज़ कर रहे थे। लेकिन नियो प्लेटोनिज्म इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए प्लेटो की थ्योरी को एक बहुत ही यूनिक और एक डिफरेंट वे में री इंटरप्रेट करते हैं। और इसी री इंटरप्रिटेशन में वो बहुत ज़्यादा आगे निकल जाते हैं और अपनी इस कोशिश में एक फिलॉसफी ऑफ रिलीजन डेवलप कर लेते हैं। नियो प्लेटोनिज्म के व्यूज़ का क्रिश्चियनिटी पर और मिडिवल फिलॉसफी पर एक लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट रहता है। और इसके साथ ही प्लेटो के लिए, प्लेटो की फिलॉसफी की जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है वो भी काफ़ी हद तक, काफ़ी ज़्यादा हद तक हमेशा के लिए चेंज हो जाती है। नियो प्लेटोनिस्ट जब प्लेटो की फिलॉसफी को अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करते हैं तो वो 2 पॉइंट्स पर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। एक है ट्रांसेंडेंस और दूसरा है एंटी रैशनलिज्म। ट्रांसेंडेंस का मीनिंग है बियॉन्ड, किसी भी चीज़ के परे जाना, पार जाना। आपको याद होगा कि प्लेटो ने कहा था कि जो अल्टीमेट रियलिटी है वो हमारी सेंसेस के बियॉन्ड है। वो इस वर्ल्ड को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक ये वर्ल्ड जो फिजिकल वर्ल्ड है, जिसको हम सेंसेस के बेस पर एक्सपीरियंस कर सकते हैं, और दूसरा वर्ल्ड जो वर्ल्ड ऑफ फॉर्म्स है, जिसको एक्सपीरियंस नहीं किया जा सकता, और वो वर्ल्ड हमारे सेंसेस के बियॉन्ड है। यानी जो वर्ल्ड ऑफ फॉर्म्स है वो सेंसेस के बियॉन्ड है, इसलिए उसको हम ट्रांसेंडेंट कहते हैं। और वही वर्ल्ड ऑफ फॉर्म्स अल्टीमेटली रियल है, वो एक्चुअल रियलिटी है। और ये वर्ल्ड उस वर्ल्ड की एक शैडो है, एक कॉपी है। और प्लेटो जब वर्ल्ड ऑफ फॉर्म्स की बात करते हैं तो वो कहते हैं कि उस वर्ल्ड ऑफ फॉर्म्स को सेंसेस के बेस पर एक्सपीरियंस नहीं किया जा सकता, वो हमारी सेंसेस के बियॉन्ड है। और वो ये भी कहते हैं कि रीज़न से भी
उसको जानना बहुत मुश्किल काम है। इसलिए वो एक स्पेसिफिक टाइप के रीज़न की बात करते हैं, डायलैक्टिक की बात करते हैं। अगर आप प्लेटो को ध्यान से रीड करते हैं तो आप देख सकते हैं कि वो एक्चुअल में ये कहना चाहते हैं कि वर्ल्ड ऑफ फॉर्म्स को समझना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन अगर हम एक बहुत ही रिफाइंड रीज़न का यूज़ करते हैं, डायलैक्टिक का यूज़ करते हैं, तो हम उस वर्ल्ड ऑफ फॉर्म्स को समझ सकते हैं। लेकिन नियो प्लेटोनिस्ट उस बात के फर्स्ट पार्ट पर जोर देते हैं कि रीज़न से भी हम उस रियलिटी को नहीं समझ सकते। और लास्ट लेक्चर में हमने स्केप्टिक्स की बात की थी, वो भी इस बात पर जोर देते हैं कि रीज़न का यूज़ करके हम अल्टीमेट ट्रुथ या रियलिटी तक नहीं पहुंच सकते। और जैसे मैंने आपको बताया था कि वो प्लेटो के उन पैसेजेस को हाईलाइट कर रहे थे जो स्केप्टिसिज्म को सपोर्ट करते हैं। तो ऐसे प्लेटो की फिलॉसफी में से दो मेजर एस्पेक्ट्स को, दो मेजर पॉइंट्स को लेकर उन पर स्ट्रेस दिया जाता है। पहला है ट्रांसेंडेंस, यानी अल्टीमेट रियलिटी हमारे सेंसेस के बियॉन्ड है। और दूसरा है एंटी रैशनलिज्म, यानी रीज़न का यूज़ करके भी उस रियलिटी को नहीं जाना जा सकता, यानी जो रियलिटी है वो सेंसेस और रीज़न दोनों के परे है, दोनों के बियॉन्ड है। अब याद कीजिए स्केप्टिक्स के लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया था। स्केप्टिक्स ने कहा था कि रीज़न का यूज़ करके हम अल्टीमेट ट्रूथ या रियलिटी को नहीं जान सकते। तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने कहा था कि हम प्रोबेबिलिटी का यूज़ कर सकते हैं। अगर हम 100% श्योर नहीं हो सकते कि कोई बात ट्रू है या फॉल्स है, तो कोई बात नहीं, हम प्रोबेबिलिटी का यूज़ करके अपना काम चला सकते हैं। तो ये एक प्रैग्मेटिक वे है, यानी अगर कोई थ्योरी काम कर रही है, अगर कोई थ्योरी हमें सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट दे रही है, तो उसको हम ट्रू मान कर चलते हैं। और हम श्योर नहीं हैं, लेकिन फिर भी हम एक बार उसको ट्रू मान लेते हैं, लेकिन ऐसा भी हो सकता है वो फॉल्स हो। तो स्केप्टिक्स रीज़न को एडिक्वेट नहीं मानते और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वो प्रोबेबिलिटी का यूज़ करते हैं। और जो नियो प्लेटोनिस्ट हैं वो भी रीज़न को एडिक्वेट नहीं मानते, लेकिन उनका इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका बहुत ही अलग है, बहुत ही डिफरेंट है। देखिए अब जो टाइम था वो चेंज हो रहा था, लोग इतने ज़्यादा डिप्रेस्ड थे, इतने ज़्यादा होपलेस हो गए थे कि उन्हें सर्टेनिटी चाहिए थी। वो प्रोबेबिलिटी के बेस पर अपनी लाइफ नहीं जी सकते थे, और सर्टेनिटी की खोज में वो नए नए रिलीजन्स को, नए नए गॉड्स को फाइंड कर रहे थे। और नियो प्लेटोनिस्ट भी सर्टेनिटी चाहते थे, इसलिए उन्होंने एक बहुत ही यूनिक मेथड को फाइंड किया। उस मेथड का नाम है सुप्रा रैशनल मेथड। सुप्रा रैशनल मीन्स रीज़न से भी परे, यानी जो आपकी रैशनल थिंकिंग है वो आपको बहुत आगे तक ले जा सकती है, लेकिन उसकी भी एक लिमिट है। और जिस अल्टीमेट रियलिटी की बात हम कर रहे हैं, वहाँ तक आप ना तो सेंस एक्सपीरियंस से पहुँच सकते हैं, ना रीज़न या लॉजिक से पहुँच सकते हैं, और ना ही प्लेटो जिस डायलैक्टिक की बात करते हैं उससे हमारी कोई हेल्प हो सकती है, क्योंकि वो रियलिटी हमारी सेंसेस से परे है, लैंग्वेज से परे है, रीज़न से परे है, डायलैक्टिक से भी परे है, ये सब चीज़ों से पूरी तरह बियॉन्ड है। तो यहाँ नियो प्लेटोनिस्ट एक मिस्टिकल एक्सपीरियंस की बात करते हैं, यानी सेंस और रीज़न से ऊपर जाकर अल्टीमेट रियलिटी के साथ मर्ज हो जाना। जैसे एक नदी समुद्र के अंदर जाकर मिल जाती है, ठीक वैसे ही हम उस अल्टीमेट रियलिटी के साथ एक हो जाते हैं। और ये एक बहुत ही स्ट्रेंज फिनोमिना है जिसको वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता, और इसको आप एक्सपीरियंस भी नहीं कह सकते, क्योंकि एक्सपीरियंस करने के लिए भी ड्युअलिटी की नीड होती है। एक सब्जेक्ट होता है जो एक्सपीरियंस करता है, और एक ऑब्जेक्ट होता है जिसको एक्सपीरियंस किया जाता है। लेकिन जो अल्टीमेट यूनियन है उसमें कोई सब्जेक्ट नहीं है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, कोई ड्युअलिटी नहीं है, तो उसको आप एक्सपीरियंस भी नहीं कह सकते। लेकिन फिर भी हम इसको एक डायरेक्ट एक्सपीरियंस कहते हैं, क्योंकि लैंग्वेज में एक्सप्रेस करने के लिए कुछ ना कुछ तो कहना ही पड़ेगा। और नियो प्लेटोनिज्म का प्राइमरी क्वेश्चन यही है कि इस डायरेक्ट एक्सपीरियंस को, इस मिस्टिकल विजन को कैसे अचीव किया जा सकता है। लेकिन आप ये देखिए कि कितना पावरफुल शिफ्ट यहाँ पर हो रहा है। ये वर्ल्ड पूरी तरह से कोलैप्स होता जा रहा है, इसलिए एक अदर वर्ल्ड के बारे में हम सोच रहे हैं। सिटी के जो गॉड्स हैं
वो हमें हेल्प नहीं कर सकते। अब हम नए गॉड्स को फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं। रीज़न की हेल्प से सच को नहीं जाना जा सकता, इसलिए हम मिस्टिकल विजन की बात कर रहे हैं। और हमारा इंटरेस्ट एथिकल, पॉलिटिकल या सोशल इश्यूज में नहीं है। अब रिलीजन हमारा प्राइमरी इंटरेस्ट बन गया है। और मैं चाहता हूं कि आप इस शिफ्ट को ध्यान से अच्छे से समझें। तो अभी हम नियो प्लेटोनिज्म को थोड़ा डिटेल से डिस्कस कर लेते हैं। नियो प्लेटोनिज्म के जो फाउंडर हैं उनका नाम है प्लोटाइनस, और ये इस पीरियड के सबसे इंपॉर्टेंट फिलोसफर हैं जिनका जन्म हुआ था इजिप्ट में। और ये स्टडी करने के लिए अलेक्जेंड्रिया चले जाते हैं। अलेक्जेंड्रिया उस टाइम में एजुकेशन का सेंटर था, एक हब था। और वहाँ पर ये बहुत सारे टीचर्स और फिलोसोफर से स्टडी करते हैं, नॉलेज गेन करते हैं, लेकिन उन्हें फिर भी कोई सेटिस्फैक्शन नहीं मिलती। और फिर वो मिलते हैं अमोनियस साकास नाम के एक फिलोसफर से, और उनसे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं, और उनके साथ लगभग 11 साल तक वो रहते हैं। साकास के बारे में हमें कोई खास जानकारी नहीं है, लेकिन हम ये जानते हैं कि वो एक बहुत ही हाईली एजुकेटेड पर्सन थे, जिन्हें ग्रीक, पर्शियन और शायद इंडियन फिलॉसफी की भी बहुत अच्छी नॉलेज थी। प्लोटाइनस उनके साथ 11 साल तक रहते हैं और उनसे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं, प्रभावित होते हैं। प्लोटाइनस पर्शियन और इंडियन फिलॉसफी से इतने ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं कि वो वहाँ पर जाना चाहते हैं, यानी यहाँ पर आना चाहते हैं और यहाँ के फिलॉसफर से मिलकर उनसे डायरेक्टली सीखना चाहते हैं। और इसलिए वो रोम के सम्राट गॉर्डियन के साथ पर्शिया चले जाते हैं। एक्चुअली जो गॉर्डियन थे, रोम के सम्राट, वो एक बड़ी सी आर्मी लेकर पर्शिया पर अटैक करने जा रहे थे, उनसे युद्ध लड़ने के लिए जा रहे थे। और प्लोटाइनस ये सोचकर उनके साथ चले जाते हैं कि मैं पर्शिया भी चला जाऊंगा और वहाँ से इंडिया की ओर आकर वहाँ के जो ब्राह्मण्स हैं, यानी यहाँ के जो ब्राह्मण्स हैं, उनसे मिल लूँगा। लेकिन गॉर्डियन की इस युद्ध में डेथ हो जाती है, तो प्लोटाइनस को वहाँ से जान बचाकर भागना पड़ता है। और वहाँ से जान बचाकर वो भागकर रोम चले जाते हैं और वहाँ जाके सेटल हो जाते हैं और वहाँ पर अपनी टीचिंग देना शुरू करते हैं, अपनी एक कम्युनिटी बना लेते हैं। प्लोटाइनस बहुत ही जल्दी फेमस हो जाते हैं, एक फ़िलासफ़र और एक स्पिरिचुअल गाइड की तरह। और हर तरह के लोग उनसे मिलने आते हैं, हर तरह के लोग उनके स्टूडेंट्स होते हैं, जैसे डॉक्टर्स, सीनेटर्स, पोइट्स, और रोम के सम्राट भी उनसे मिलते रहते हैं। उनकी हेल्थ बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी, लेकिन कहते हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा काइंड पर्सन थे। उन्होंने कभी मैरिज नहीं की और वो ना ही कभी अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते थे। और एक बात जो मैं स्पेशली मेंशन करना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ, कि वो अनाथ बच्चों की बहुत केयर करते थे और काफ़ी ऐसे बच्चे थे जिन्हें वो अपने घर पे भी रखते थे। और ये बात सच में बहुत ही अच्छी है। और उनकी जो क्लासेस थी वो एक डिस्कशन की तरह होती थी। वो अक्सर प्लेटो और एरिस्टोटल की जो राइटिंग्स हैं वहाँ से शुरू करते थे, और फिर उसके बाद उनकी फ़िलॉसफी में जो इश्यूज़ थे उनको हाईलाइट करते थे, और उसके बाद उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए उनका अपना जो एनालिसिस था उसको डिस्कस किया करते थे। और प्लोटाइनस ने अपनी लाइफ के लास्ट के जो 15 ईयर्स थे या 16 ईयर्स थे उसमें लिखना शुरू किया था, और उनकी राइटिंग्स उनके लेक्चर नोट्स थे या उनकी क्लास की डिस्कशंस हुआ करती थी। और उनकी डेथ के बाद उनके एक स्टूडेंट थे पॉरफिरी के नाम से, पॉरफिरी, वो उनकी राइटिंग्स को कंपाइल करते हैं, एडिट करते हैं और एक बुक तैयार करते हैं। और उनकी इस बुक का नाम है इनियाड्स। इनियाड्स का एक्चुअल मीनिंग है द ग्रुप ऑफ 9। वो उनकी राइटिंग्स को 9 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और हर पार्ट में 6 सेक्शंस होते हैं, जिससे वो एथिक्स और फिजिकल वर्ल्ड से शुरू करते हैं और लास्ट में सोल और गॉड की बात करते हैं। और ये ऑलमोस्ट 900 पेजेस की बुक है, और इसको रीड करना काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। डिफ़िकल्ट इन द सेंस आपको एक ही पैसेज को कई बार रीड करना होगा, तो आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो सकती है। और मैंने इस बुक के कुछ ही पैसेजेस को रीड किया है, मैंने बुक कंप्लीट रीड नहीं की है। लेकिन मेरी एडवाइस है कि अगर आप इसको रीड करना चाहते हो तो आप इसका कैम्ब्रिज एडिशन रीड कीजिए, और उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जो कैम्ब्रिज एडिशन है वो बहुत ही क्लियर और बहुत ही मॉडर्न है, और उसमें साथ में एक इंट्रोडक्शन भी दिया गया है, बहुत ही अच्छा इंट्रोडक्शन दिया गया है उनकी लाइफ और फिलॉसफी का। तो ये एडिशन आपके लिए बहुत ही
अच्छा रहेगा, हेल्पफुल रहेगा। या फिर एक बुक है द असेंस ऑफ प्लोटाइनस के नाम से, उसके राइटर का नाम मुझे याद नहीं है, लेकिन वो भी एक बहुत ही अच्छी बुक है। उसमें इनियार्ड्स जो बुक है उसकी समरी दी गई है, उसका भी लिंक मैं आपको शेयर कर दूंगा। और जैसे मैंने आपको पहले बताया कि नियो प्लेटोनिज्म एक फिलॉसफी ऑफ रिलीजन है। रिलीजन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये एक अप्रोच है उस डिवाइन रियलिटी के साथ कनेक्ट करने के लिए, यानी जो अल्टीमेट रियलिटी है जिसे प्लोटाइनस द वन कहते हैं, उस रियलिटी को कैसे डायरेक्टली एक्सपीरियंस किया जा सकता है, कैसे आप उस वन के साथ अपने आप को मर्ज कर सकते हो। और फिलॉसफी इसलिए कहते हैं क्योंकि ये अप्रोच जो है ये फिलॉसफी पर बेस्ड है। वन के साथ मर्ज होने के लिए जो अप्रोच है ये फिलॉसफी पर बेस्ड है। यानी प्लेटो का जो मेटाफिजिक्स है उसी को बेस बनाकर एक सिस्टम डेवलप किया गया है। तो ये एक फिलॉसफी है, कोई जादू टोना या कोई रिचुअल जैसी कोई चीज़ नहीं है। और प्लेटो अपने मेटाफिजिक्स में द फॉर्म ऑफ द गुड की बात करते हैं और उसको सन के साथ कंपेयर करते हैं। वो कहते हैं कि सन की वजह से इस दुनिया में जो भी चीज़ें हैं वो एग्जिस्ट करती हैं और सन की वजह से ही हमें दिखाई देती हैं। यानी इस वर्ल्ड की जो एग्जिस्टेंस है और जो नॉलेज है वो दोनों ही सन पे डिपेंड करती हैं। तो प्लेटो कहते हैं कि ये जो वर्ल्ड ऑफ फॉर्म है, जो फॉर्म ऑफ द गुड है, ये इस फिजिकल वर्ल्ड के बियॉन्ड है, जहाँ तक पहुँच पाना बहुत ही मुश्किल है। सेंसेस का यूज़ करके तो वैसे ही नहीं पहुँचा जा सकता, रीज़न का यूज़ करके भी उसको जानना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन यहाँ पर वो इस पॉइंट को ज़्यादा पुश नहीं करते और एक डायलेक्टिक की बात करते हैं। डायलेक्टिक एक लॉजिकल मेथड है जिससे हम उस अल्टीमेट रियलिटी को जान सकते हैं। लेकिन प्लोटाइनस इस पॉइंट को बहुत ज़्यादा पुश करते हैं और कहते हैं कि रियलिटी सेंसेस और रीज़न दोनों के बियॉन्ड है, जिसको सिर्फ एक मिस्टिकल एक्सपीरियंस से जाना जा सकता है। तो यहाँ पर वो एक सुप्रा रैशनल एक्सपीरियंस की बात करते हैं, स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस की बात करते हैं। प्लोटाइनस उस अल्टीमेट रियलिटी को द वन कहते हैं और वो हर चीज़ से परे है। ना ही आप उसको थॉट्स में कैप्चर कर सकते हैं, ना ही उसको अपने वर्ड्स में आप एक्सप्रेस कर सकते हैं। और आप सिर्फ ये एक्सप्रेस कर सकते हैं कि वो क्या नहीं है। प्लोटाइनस का ये मानना था कि जो भी चीज़ जितनी ज़्यादा रियल होगी उसमें यूनिटी भी उतनी ही ज़्यादा होगी। और यही रीज़न है कि वो हाईएस्ट रियलिटी को द वन कहते हैं, क्योंकि जो वन है वो हाईएस्ट यूनिटी का सिंबल है। और वो एक एब्सोल्यूट यूनिटी है, परफेक्ट है और इंडिपेंडेंट है, और वो ओमनी प्रेजेंट है। ओमनी प्रेजेंट यानी वो सब जगह पर है और साथ ही वो कहीं भी नहीं है, क्योंकि वो स्पेस और टाइम में एग्जिस्ट नहीं करती। और उसकी सिर्फ एक ही डेफिनेशन है कि उसकी कोई डेफिनेशन नहीं है। रीज़न का यूज़ करके आप सिर्फ ये जान सकते हैं कि ऐसा कुछ एग्जिस्ट करता है जो आपकी सेंसेस और रीज़न के बियॉन्ड है, लेकिन आप उसको समझ नहीं सकते। और उसको जानने के लिए एक स्पेशल विज़न की नीड है, एक मिस्टिकल विज़न की नीड है। और वो भी आप अपनी मर्जी से नहीं कर सकते, अपनी मर्जी से नहीं जान सकते। आप बस अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं, अपने आप को तैयार कर सकते हैं। जब आप उसके लिए पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं, पूरी तरह से फिट हो जाते हैं, तो आपको बस वेट करना है एक शांत मन से, जैसे हमारी आंखें वेट करती हैं सनराइज का, ठीक उस तरह से। यहाँ पर वो एक पॉइंट मेंशन करते हैं कि अगर आप थॉट्स के बियॉन्ड किसी चीज़ को जानना चाहते हो तो आपको थॉट्स की लिमिट पता होनी चाहिए। और थॉट की लिमिटेशन है कि थॉट पूरी तरह से कंडीशनड है। जिसको हम नॉलेज कहते हैं वो बस हमारा एक ओपिनियन है, क्योंकि उसके पीछे बहुत सारे हिडन अजम्पशंस हैं जिनको हम देख नहीं पाते। जैसे आप कहते हैं कि फ़िलॉसफी आपका फेवरेट सब्जेक्ट है, तो एक्चुअल में ये आपकी चॉइस नहीं है। इस चॉइस के पीछे एक इन्फिनिट सीरीज़ है, उसमें बहुत सारे अजम्पशंस हैं, इन्फ्लुएंसेस हैं, जो एक बहुत ही स्पेसिफिक स्ट्रक्चर में ऑर्गेनाइज्ड हैं। और आपकी चॉइस उस स्ट्रक्चर का एक रिजल्ट है। यानी अगर आपकी सारी नॉलेज कंडीशनड है, अजम्पशंस पर बेस्ड है और लिमिटेड है, तो ऐसी नॉलेज आपको सिर्फ ओपिनियंस दे सकती है। ऐसी नॉलेज एब्सोल्यूट नहीं हो सकती। तो एब्सोल्यूट नॉलेज तक जाने के लिए आपको इस नॉलेज के बियॉन्ड जाना होगा, जिसके लिए आपको नॉलेज की लिमिटेशंस पता होनी चाहिए।
और प्लेटो जब डायलैक्टिक की बात करते हैं तो वो एक स्पेसिफिक टाइप की थिंकिंग की बात करते हैं, रीजनिंग की बात करते हैं। वो एक ऐसे थॉट प्रोसेस की बात कर रहे हैं जो कंडीशनड नहीं है, ऐसी नॉलेज जिसका स्ट्रक्चर पूरी तरह से क्लियर है और आपके सामने है। प्लोटाइनस भी डायलैक्टिक की बात करते हैं, लेकिन उनका डायलैक्टिक एक मिस्टिकल विजन के जैसा है जिसमें प्रीमिसेस और कंक्लूजन्स नहीं है, जो एक आर्ग्यूमेंट की फॉर्म में नहीं है, उसमें कोई स्टेप्स नहीं है। एक ऐसी मिस्टिकल विजन जिसमें आप ट्रुथ को डायरेक्टली एक्सपीरियंस कर सकते हैं। अगर सेंसेस और रीज़न दोनों ही अल्टीमेट रियलिटी तक नहीं पहुंच सकते, नहीं जान सकते, तो ये बहुत ही स्ट्रेसफुल सिचुएशन है। लेकिन प्लोटाइनस के लिए ये स्ट्रेसफुल नहीं है, क्योंकि वो चाहते हैं कि सेंसेस और रीज़न दोनों ही फेल हो जाएं, क्योंकि इन दोनों के फेल होने में ही मिस्टिकल एक्सपीरियंस की वैल्यू है। और वैसे वो रीज़न के अगेंस्ट नहीं है, वो ये कहना चाहते हैं कि रीज़न अपने आप में बहुत ही पावरफुल टूल है, लेकिन इसकी भी अपनी एक लिमिट है। प्लोटाइनस के जो बायोग्राफर हैं पॉरफिरी, वो कहते हैं कि प्लोटाइनस ने 6 साल के पीरियड में 4 बार इस मिस्टिकल स्टेट को एक्सपीरियंस किया है। और ये जो मिस्टिकल एक्सपीरियंस है, इस एक्सपीरियंस की वजह से वो यूनिवर्स का रियल नेचर जानते हैं और उसी नॉलेज के बेस पर अपनी फिलॉसफी को एक्सप्रेस करते हैं। ये 6 साल का एक्सपीरियंस, 6 साल का पीरियड वो था जब दोनों एक साथ थे, तो पॉरफिरी उस टाइम की बात कर रहे हैं। लेकिन एक्चुअल प्रॉब्लम ये है कि ये जो मिस्टिकल एक्सपीरियंस है, ये एक प्राइवेट एक्सपीरियंस है, और ये कितना भी रियल क्यों ना हो, कितना भी क्लियर क्यों ना हो, ये है तो एक प्राइवेट एक्सपीरियंस ही। तो ऐसे प्राइवेट एक्सपीरियंस के बेस पर आप एक फ़िलॉसफी डेवलप नहीं कर सकते, बहुत ही मुश्किल है। क्योंकि ऐसी फ़िलॉसफी उस दूसरे पर्सन को समझ नहीं आएगी जिसको ये एक्सपीरियंस नहीं हुआ है। अब जैसे अगर आप नियो प्लेटोनिज्म को पूरा स्टडी कर भी लेते हैं, तो भी ये फ़िलॉसफी जिस सेंटर के अराउंड चलती है, आप उस सेंटर को नहीं जानते और ना ही आप जान सकते हो। तो आप कितना भी रीड करते रहो, वो एक्चुअल पॉइंट हमेशा मिस हो ही जाएगा। अब जैसे प्लेटो द फॉर्म ऑफ द गुड की बात करते हैं और उसको सन के साथ कंपेयर करते हैं, डिनोट करते हैं, और कहते हैं कि सन सभी चीज़ों का कॉज है, जो इस वर्ल्ड में जो भी एग्जिस्ट करता है उस सबका सोर्स सन है। तो ठीक ऐसे ही प्लोटाइनस भी कहते हैं कि जो गॉड है, जो जिसको वो द वन कहते हैं, द फर्स्ट कहते हैं या द गुड कहते हैं, वो इस पूरे वर्ल्ड का सोर्स है। ये जो पूरा वर्ल्ड है, इसमें जो भी विजिबल है और जो भी इनविजिबल है, ये सब उसी द वन से आ रहा है, ये उससे ओवरफ्लो हो रहा है। और इसके लिए वो एक वर्ड का यूज़ करते हैं, एमिनेशन। एमिनेशन का मीनिंग है जैसे सूरज से लाइट फ्लो होती है, वैसे ही सब कुछ इस द वन से फ्लो होता है। सबसे पहले है द वन, जो हाईएस्ट प्रिंसिपल है, और उस वन से फ्लो होता है, एमिनेट होता है द नोवस, जिसको हम इंटेलिजेंट या फिर इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल कह सकते हैं। और उस नोवस से फ्लो होता है सोल, और उसी सोल से ये मटेरियल वर्ल्ड क्रिएट होता है। तो ये बहुत ही ट्रिकी फिलॉसफी है। इसमें आप सबसे पहले जो पहला स्टेप है उस पर ध्यान दीजिए। जो वन है उसमें से सबसे पहले एमिनेट होता है नोवस, जैसे सूरज में से रोशनी एमिनेट होती है। और ये जो नोवस है, ये वन से डीपली कनेक्टेड है। ये नोवस या इंटेलिजेंट प्रिंसिपल उस वन के बारे में सोचता है, द वन की परफेक्शन और ब्यूटी के बारे में सोचता है और उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करता है। और इसी प्रोसेस में वो परफेक्ट फॉर्म्स को क्रिएट करता है। नोवस को आप एक माइंड भी कह सकते हैं। और जब ये माइंड द वन की परफेक्शन और ब्यूटी पर कंसंट्रेट करता है, तो माइंड के अंदर ब्यूटीफुल जो फॉर्म्स हैं वो क्रिएट होती हैं, परफेक्ट फॉर्म्स क्रिएट होती हैं। और ये एक तरह के परफेक्ट आइडियाज़ हैं, जैसे फॉर्म ऑफ ब्यूटी है, फॉर्म ऑफ जस्टिस है। और ये फॉर्म्स फिजिकल नहीं है, ये प्योर आइडियाज़ हैं। यानी पहले नोवस या माइंड वन से एमिनेट होता है और उसी वन के बारे में सोचकर उस माइंड में परफेक्ट आइडियाज़ क्रिएट होते हैं, परफेक्ट फॉर्म्स क्रिएट होती हैं। जो अल्टीमेट सोर्स है वो वन है, लेकिन जो परफेक्ट फॉर्म्स हैं वो नोवस के कंटेम्पलेशन से पैदा होती हैं। अल्टीमेट सोर्स है वन
और जो माइंड है वो जब कंटेम्पलेट करता है वन की ब्यूटी परफेक्शन के बारे में, उनके बारे में सोचता है, तो माइंड जो है उसके अंदर परफेक्ट फॉर्म्स क्रिएट होती हैं। हम जब भी सोर्स या किसी कॉज के बारे में सोचते हैं तो हम सोचते हैं कि कोई एक ऐसी चीज़ है जो कोई ना कोई एक्टिविटी करती है, या उसमें कोई मूवमेंट या कोई चेंज उसमें होता है जिससे आगे कुछ क्रिएट होता है। और हम ये भी सोचते हैं कि कोई फिजिकल चीज़ है, कोई मटेरियल चीज़ है जिससे कॉज एंड इफेक्ट के बेस पर कुछ क्रिएट हो रहा है। जैसे हम प्लेटो के डेमियर्ज की बात करते हैं तो वो एक कारपेंटर के जैसा है, या वो एक कारपेंटर की तरह एक लकड़ी से एक चेयर बनाता है। ठीक वैसे ही वो एक मैटर से इस वर्ल्ड को क्रिएट कर रहा है। लेकिन प्लोटाइनस की फिलॉसफी बहुत ही डिफरेंट है। पहली बात कि प्लोटाइनस का जो द वन है वो कोई चीज़ नहीं है, वो कोई बीइंग नहीं है जो स्पेस एंड टाइम में एग्जिस्ट कर रहा है। और दूसरी बात कि वो कुछ क्रिएट नहीं कर रहा है, वो एमिनेट कर रहा है, उसमें कोई मूवमेंट या एक्टिविटी नहीं है। जैसे एक मिरर आपका फेस रिफ्लेक्ट करता है तो उसमें कोई एक्टिविटी नहीं होती है, उसमें कोई मूवमेंट नहीं होती है, ये उसका एक नेचर है। और ऐसे ही वन का जो नेचर है वो है परफेक्शन। और वो इतना ज़्यादा परफेक्ट है कि ये जो एमिनेशन होती है उसमें से ऑटोमेटिकली होती है, उसे कुछ नहीं करना पड़ता, ये सब एकदम स्वाभाविक है, ये उसका नेचर है। जैसे मान लीजिए एक पर्सन है जो बहुत ही डीप स्लीप में है, जो नहीं जानता कि वो एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। वो एक लिविंग पर्सन है लेकिन उसके माइंड में कोई अवेयरनेस नहीं है, कोई थॉट नहीं है, वो एक थॉटलेस स्टेट में है। उसकी कोई आइडेंटिटी नहीं है, कोई पहचान नहीं है, कुछ भी नहीं है। अब जैसे ही वो पर्सन जागता है उसे पता चलता है कि मैं हूँ, उसमें एक सेल्फ अवेयरनेस आती है। तो ऐसे उसका जो माइंड है, जो थॉट्स हैं, वो फिर से एक्टिव हो जाते हैं। यानी उसके जागने से उसका माइंड एक्टिवेट हुआ, और एक्टिवेट होने के बाद उसका माइंड सबसे पहले अपने ही बारे में अवेयर होता है। जैसे आप जब सुबह सोकर उठते हैं तो सबसे पहले आपको सेल्फ अवेयरनेस आती है। सबसे पहले जिस चीज़ के बारे में आप अवेयर होते हो तो आप अपने ही बारे में अवेयर होते हो। जैसे ही आप सेल्फ अवेयर होते हो आपको पता चलता है कि हाँ, मैं एग्जिस्ट करता हूँ, मैं हूँ। और तभी आपके अंदर एक सेल्फ, एक ईगो, एक आई, या जो मैं नाम की जो चीज़ है वो एमिनेट होती है। तो ऐसे ही जो द वन है, जब वो सेल्फ अवेयर होता है तो उसमें नोवस या माइंड एमिनेट होता है, और वो माइंड उसी के बारे में सोचता है, यानी वन के बारे में ही सोचता है। यानी ये जो माइंड है, नोवस है, ये उस वन की जो फर्स्ट प्रिंसिपल है उसकी सेल्फ अवेयरनेस है। और ये एनोलॉजी जो आपको दे रहा हूँ ये सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए दे रहा हूँ, ठीक है। एक्चुअल में ये क्या है, कैसे है और किस तरह से होता है, इस पर कोई क्लैरिटी नहीं है। ये सिर्फ वही बता सकता है जिसको वो मिस्टिकल एक्सपीरियंस हुआ हो, वही इस चीज़ को क्लियर कर सकता है। और प्लोटाइनस भी अपनी बुक में इन यार्ड्स में एक जगह पर लिखते हैं कि जो वन है, जब वो अपने आप को देखता है तो उसमें ये इंटेलिजेंस एमिनेट होती है। यहाँ देखने का मतलब आंखों से देखना नहीं है, इसका मीनिंग है अपने अंदर देखना, या सेल्फ अवेयर होना। अब एक बहुत ही ट्रिकी बात आपसे कहने जा रहा हूँ कि ये जो वन है वो फर्स्ट प्रिंसिपल तो है, लेकिन फिर भी उसको हम फर्स्ट प्रिंसिपल नहीं कह सकते। जो एक्चुअल फर्स्ट प्रिंसिपल है वो है नोवस। वो एक सिंगल यूनिटी है, लेकिन वो बहुत सारे आइडियाज़ को, फॉर्म्स को जनरेट करता है, क्रिएट करता है। जैसे मेरा माइंड एक ही है, लेकिन मैं बहुत सारे डिफरेंट आइडियाज़ को, अपोजिट आइडियाज़ को भी क्रिएट कर सकता हूँ। अब यहाँ पर यूनिटी और डाइवर्सिटी का एक डायरेक्ट रिलेशन है। नोवस एक ही है और बहुत सारे डिफरेंट परफेक्ट आइडियाज़ को क्रिएट करता है, लेकिन ये इतने डिफरेंट और परफेक्ट आइडियाज़ को क्रिएट करने के बाद भी सिंगल कैसे रहता है, ये अपनी यूनिटी को कैसे मेंटेन करता है। इसका रीज़न ये है कि जो द वन है वो नोवस को एक ग्राउंड प्रोवाइड करता है। द वन एक सिंगल यूनिटी है और नोवस उस पर कंसंट्रेट करता है, कंटेम्पलेट करता है, और उसी कंटेम्पलेशन से बहुत सारे मल्टीपल आइडियाज़ जनरेट होते हैं, एक डाइवर्सिटी, एक मल्टीप्लिसिटी जनरेट होती है। लेकिन उस वन की वजह से वो नोवस सिंगल यूनिट रहता है। अब नोवस के पास दो काम हैं।
एक तो वन के बारे में सोचता है और ये जानता है कि ये जो वन है ये मेरा सोर्स है। और दूसरा, ये अपने आइडियाज़ के बारे में भी सोचता है। वन के बारे में सोचने की वजह से जो परफेक्ट आइडियाज़ और जो या फिर जो प्लेटोनिक फॉर्म्स जिन्हें आप कह सकते हैं जो जनरेट हुई हैं उनके बारे में भी सोचता है। जैसे मैं सेल्फ अवेयर हूँ, तो मेरी अवेयरनेस सेल्फ की है कि हाँ मैं एग्जिस्ट करता हूँ, और इसी सेल्फ अवेयरनेस की वजह से एक थॉट प्रोसेस चल रहा है, और मैं उस थॉट प्रोसेस को और उन थॉट्स को भी ऑब्जर्व कर सकता हूँ। तो आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि प्लोटाइनस का जो मेटाफिजिक्स है वो इसलिए इतना ज़्यादा डिफरेंट है क्योंकि उसमें सिर्फ फिजिकल वर्ल्ड की बात नहीं हो रही है, वो सिर्फ विजिबल वर्ल्ड की बात नहीं कर रहा है। वो फिजिकल और स्पिरिचुअल दोनों वर्ल्ड के सोर्स को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरी बात, उनका ये जो यूनिवर्स है ये कोई फिजिकल पुश का रिजल्ट नहीं है, ये एक स्पिरिचुअल विजन का रिजल्ट है। और ये जो नोअस है ये एक स्टोर हाउस है आइडियाज़ का, एक पोटेंशियल स्टोर हाउस है। यानी जो भी कुछ एग्जिस्ट कर सकता है, जो भी पॉसिबल है, हर एक चीज़ एक परफेक्ट फॉर्म में इस नोवस के अंदर है। और ये ऐसे आइडियाज़ नहीं है जैसे हमारे माइंड में आते हैं जो आते जाते रहते हैं। ये एटर्नल आइडियाज़ हैं जो हमेशा रहते हैं, एटर्नल हैं। अब ये जो नोवस है ये आगे सोल को एमिनेट करता है। नोवस के अंदर जो आइडियाज़ हैं वो बीज रूप में हैं, यानी सीड्स या सेमिनल फॉर्म में होते हैं। और यही आइडियाज़ सोल को एक असेंस प्रोवाइड करते हैं। और इसी सोल में एक क्रिएटिव पावर होती है जिससे मटेरियल वर्ल्ड क्रिएट होता है। सोल के भी दो काम होते हैं, एक है नोवस पर कंसंट्रेट करना, यानी नोवस में जो परफेक्ट आइडियाज़ हैं उन पर ध्यान देना, और दूसरा है उन परफेक्ट आइडियाज़ के बेस पर एक फिजिकल वर्ल्ड क्रिएट करना। जैसे एक इंजीनियर एक ब्लूप्रिंट, एक नक्शे को देखकर एक बिल्डिंग तैयार करता है, वैसे ही सोल उन परफेक्ट आइडियाज़ के अकॉर्डिंग फिजिकल वर्ल्ड को क्रिएट करने की कोशिश करती है। एक मेन पॉइंट ये है कि जो मैटर है वो पहले से एग्जिस्ट करता है और सोल उसको सिर्फ एक शेप देती है। मैटर पूरी तरह से फॉर्मलेस है, पूरी तरह से पैसिव है और हमेशा से एग्जिस्ट कर रहा है। सोल उस मैटर को फॉर्म्स के अकॉर्डिंग शेप देकर फिजिकल वर्ल्ड क्रिएट करती है। सोल के दो पार्ट्स हैं। जो अपर पार्ट है वो हमेशा नोवस के कांटेक्ट में रहता है, जो परफेक्ट है, जो परफेक्ट फॉर्म्स है उन पर ध्यान देता है। और सोल का जो लोअर पार्ट है वो इस वर्ल्ड में एंटर करता है और उस वर्ल्ड को, उस मटेरियल वर्ल्ड को शेप देता है। और जब ये सोल इस मटेरियल वर्ल्ड में इन्वॉल्व होकर उस मैटर को शेप देती है तो ये मैटर इस सोल को करप्ट कर देता है, और सोल ये भूल जाती है कि वो मैटर का पार्ट नहीं है, वो तो उस नोवस और उस वन का पार्ट है, उससे कनेक्टेड है। जैसे एक गडरिया अपने पशुओं को चराता हुआ अपने घर से बहुत ज़्यादा दूर जब निकल जाता है, और इतना ज़्यादा दूर निकल जाता है कि उसको घर का रास्ता भूल जाता है, ठीक ऐसे ही सोल जब इस मैटर के साथ इंटरेक्ट होती है तो एक टाइम के बाद वो ये भूल जाती है कि मेरा असली घर कहाँ पर है, मुझे वापस कहाँ जाना है। तो सोल का जो लोअर पार्ट है वो करप्ट हो जाता है, लेकिन सोल का जो अपर पार्ट है वो प्योर रहता है। सोल का लोअर पार्ट इस वर्ल्ड की डिफरेंट चीज़ों में इन्वॉल्व होने की वजह से बिखर जाता है। यानी सोल एक ही है, लेकिन वो सोल जब अलग अलग चीज़ों में होती है तो उसको ऐसा फील होता है कि मैं बहुत सारी हूँ। यानी एक ही सोल है जो सभी एनिमल्स में है, सभी ह्यूमंस में है, लेकिन सभी ह्यूमंस की, एनिमल्स की बॉडीज़, फिजिकल बॉडीज़ अलग अलग होने की वजह से हमें ऐसा लगता है कि हम सब एक दूसरे से डिफरेंट हैं, लेकिन एक्चुअल में सब एक ही हैं। और ये जो मैटर है ये भी दो तरह के हैं, एक इंटेलिजिबल मैटर है और एक सेंसिबल मैटर है। जो इंटेलिजिबल मैटर है वो नोवस के आइडियाज़ को एक फाउंडेशन प्रोवाइड करता है, और जो सेंसिबल मैटर है वो इस फिजिकल वर्ल्ड की सभी चीज़ों को एक फाउंडेशन प्रोवाइड करता है। और जो सेंसिबल मैटर है वो इंटेलिजिबल मैटर की एक इमेज है, एक शेडो है। जैसे प्लेटो कहते हैं कि इस वर्ल्ड में जो कुछ भी है वो वर्ल्ड ऑफ फॉर्म्स की एक इमेज है, एक कॉपी है। वैसे ही प्लोटाइनस भी कहते हैं कि जो सेंसिबल मैटर है वो इंटेलिजिबल मैटर की एक कॉपी है, एक शेडो है। और वैसे एक पॉइंट है जो बहुत ही कंफ्यूजिंग है कि
प्लोटाइनस की फिलॉसफी में ये जो मैटर है, ये मैटर जो हमेशा से एग्जिस्ट करता है, ये एक नॉन बीइंग के जैसा है। इसको डार्कनेस या शैडो भी कहा जाता है। इसको क्लियर वे में डिफाइन करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है एक्चुअली। इनकी फ़िलॉसफी में ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं जो हमारी समझ से बाहर हैं। जैसे एमिनेशन, एमिनेशन या ओवरफ्लो का जो कंसेप्ट है, ये हमारी समझ से बाहर है। और जब सोल की बात करते हैं तो वो कहते हैं कि एक ही सोल है और वो डिफरेंट बॉडीज़ में अपने आप को डिवाइड कर लेती है। तो ये भी क्लियर नहीं है। और भी काफ़ी चीज़ें हैं, लेकिन अभी मैं उनमें जाना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि अगर हम ऐसा करते हैं, ज़्यादा उधर डिटेल में जाते हैं, तो लेक्चर काफ़ी उलझ जाएगा। और ये लेक्चर शायद पहले ही काफ़ी उलझ गया है। अब देखिए, प्लोटाइनस कहते हैं कि ह्यूमन पर्सन का एक गोल है अपने डिवाइन सोर्स के साथ मर्ज होना। जैसे हमने देखा कि जो सोल है वो अल्टीमेटली द वन, या उसको हम गॉड भी कह सकते हैं, उस गॉड का एक एमिनेशन है। गॉड से नोवस, नोवस से सोल, और सोल से फिजिकल वर्ल्ड एमिनेट होता है, अपीयर होता है। और ये सोल इस फिजिकल वर्ल्ड में उलझ कर रह जाती है। लेकिन इसका जो एक्चुअल गोल है वो है उस गॉड के साथ, उस वन के साथ फिर से मर्ज होना। यानी हर एक इंडिविजुअल सोल, यानी हर एक पर्सन में जो अलग अलग सोल हमें नज़र आती है, वो सब एक ही सोल है, जिसको आप यूनिवर्सल सोल भी कह सकते हैं। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि जो ह्यूमन सोल है, कैसे इस फिजिकल वर्ल्ड के पोल्यूशन से बचकर, डिस्ट्रैक्शन से बचकर नोवस की ओर जा सकती है और अल्टीमेटली गॉड के साथ मर्ज हो सकती है, जो उसका रियल होम है। तो घबराने की कोई बात नहीं है। इसके लिए भी प्लोटाइनस ने हमें कुछ सजेशंस दिए हैं। फर्स्ट सजेशन है एक वर्चुअस लाइफ जीना। प्लोटाइनस री इनकारनेशन में बिलीव करते हैं, यानी जो ह्यूमन सोल है वो बार बार जन्म लेती है, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र होती रहती है। और अगर एक पर्सन वर्चुअस लाइफ को फॉलो करता है तो उसको एक हायर फॉर्म में जन्म मिलेगा। वो कहना चाहते हैं कि अगर एक पर्सन फिजिकल नीड्स को ही पूरा करने में लगा रहेगा, खाना पीना और बस मौज मस्ती करना, तो वो धीरे धीरे इस मटेरियल वर्ल्ड के साथ ज़्यादा अटैच होता जाएगा और इसी में उलझा रहेगा। लेकिन अगर वो एक वर्चुअस लाइफ जीता है, एक वर्चुअस लाइफ को फॉलो करता है, तो इस मटेरियल डिस्ट्रैक्शन से बच सकता है। जैसे जो एनिमल्स होते हैं वो सिर्फ बॉडी के लेवल तक ही सोच सकते हैं, जो भी उन्हें फिजिकल सेटिस्फेक्शन देता है या जो उन्हें प्लेजर देता है वो उसी को फॉलो करते हैं। लेकिन ह्यूमन पर्सन में ये एबिलिटी होती है कि वो इस फिजिकल सेटिस्फेक्शन से ऊपर उठकर एक एथिकल और एक वर्चुअस लाइफ जी सकते हैं। और ऐसा करने से जो सोल है वो प्योरीफाई होती है, प्योरीफाई होती जाएगी, और धीरे धीरे वो इस लाइफ और डेथ के साइकिल से बच जाएगा। और अगर वो ऐसा नहीं करता है और एक लस्टफुल लाइफ जीता रहता है, तो वो एनिमल के लेवल्स पर आ जाएगा, और हो सकता है कि इससे भी नीचे वो एक प्लांट के लेवल पर पहुंच जाए। एक और भी तरीका है जो काफ़ी फास्ट है, और वो है एक मिस्टिकल विज़न, एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस, एक ऐसा मोमेंट जिसमें हम उस गॉड को, अल्टीमेट रियलिटी को डायरेक्ट एक्सपीरियंस कर सकते हैं। लेकिन जो मिस्टिकल विज़न है वो हमारे हाथ में नहीं है। हम बस अपने आप को उस विज़न के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन ये होगा या नहीं होगा इसकी कोई श्योरिटी नहीं है। और इस मिस्टिकल विज़न को अटेन करने के लिए, या फिर इस विज़न के लिए, विज़न को के लिए अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए प्लोटाइनस हमें कई सजेशन देते हैं, जिसमें से एक है कंटेम्पलेट करना, जो नेचर है उस पर कंटेम्पलेट करना। वो कहते हैं कि इस वर्ल्ड को ध्यान से ऑब्जर्व करो, इस वर्ल्ड की जो ग्रेटनेस है, जो इसकी ब्यूटी है, उस पर ध्यान दो। वो कोई साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन की बात नहीं कर रहे हैं, वो एक मेडिटेशन की बात कर रहे हैं। ये वर्ल्ड एक इनडायरेक्ट वे में उस गॉड का ही पार्ट है। ये वर्ल्ड उस गॉड से बहुत दूर होने की वजह से इसमें एक इम्परफेक्शन है, लेकिन इसमें एक ब्यूटी भी है। और वो कहते हैं कि अगर आप इस ब्यूटी को ऑब्जर्व करते हो तो ये आपको उस डिवाइन गॉड तक पहुंचने में हेल्प कर सकता है। क्योंकि हम जब भी किसी ब्यूटीफुल चीज़ को देखते हैं, अगर हमारी ऑब्जर्वेशन डीप है, तो हम बिना उसके फिजिकल एस्पेक्ट के उसकी इंटरनल ब्यूटी को भी देख सकते हैं, और उस इंटरनल ब्यूटी पर फोकस करके हम उसके सोर्स को भी देख सकते हैं।
और जैसे हम बाहर की ओर ध्यान देकर नेचर को ऑब्जर्व करके डिवाइन ब्यूटी को देख सकते हैं, ठीक वैसे ही हम अपने अंदर भी उस डिवाइन ब्यूटी को देख सकते हैं, क्योंकि हम भी उस डिवाइन गॉड से एमिनेट हुए हैं, हम भी उसी गॉड का ही एक पार्ट हैं। तो इसके लिए आपको अपनी बॉडी से अलग होना होगा, आपको आपके अंदर जो सोल है, जो आपका रियल सेल्फ है, उस पर आपको ध्यान देना होगा। और बॉडी से अलग होने के लिए आपको हर वो चीज़ जो आपको बॉडी की ओर अट्रैक्ट करती है उसको अवॉइड करना होगा, जैसे आपकी सेंसेस, आपके फिजिकल डिज़ायर्स, और हर वो चीज़ जो नश्वर है, जो मॉर्टल है, उसको एक साइड करके, उसको अवॉइड करके आपको अपने अंदर उस डिवाइन असेंस को, उस लाइट को देखना होगा जो इममॉर्टल है और जो रियल है। अपने अंदर की इस डिवाइन लाइट को देखना और एक वर्चुअस लाइफ जीना, ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, यानी ये दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। प्लोटाइनस कहते हैं कि आपके अंदर जो ब्यूटी है उसको ऑब्जर्व करो, और अगर आपको ये ब्यूटी अपने अंदर कहीं दिखाई ना दे, कहीं नज़र ना आए, तो अपने आप को ब्यूटीफुल बनाओ। जैसे एक मूर्तिकार अपनी क्रिएशन को ब्यूटीफुल बनाता है, एक स्टोन में जो भी एक्स्ट्रा पार्ट्स होते हैं वो उसको कट करके निकाल देता है, और जो भी टेढ़ा मेढ़ा होता है उसको स्ट्रेट कर देता है, और जो भी रफ होता है उसको वो स्मूथ कर देता है, और जो भी डल है उसको वो पॉलिश कर देता है। और ऐसा करके वो उस स्टोन में से उस ब्यूटी को बाहर निकालता है जो उसमें पहले से थी। और ठीक ऐसे ही आपको भी अपने स्टैच्यू पे काम करना है, जो भी इम्परफेक्शन आपके अंदर है उसको दूर करके अपनी ब्यूटी को फाइंड करना है। तो ऐसे वो एक वर्चुअस लाइफ की इंपॉर्टेंस पे स्ट्रेस दे रहे हैं। तो ऐसे ये जो कंटेम्पलेशन या मेडिटेशन नाम की चीज़ है और ये जो वर्चुअस लाइफ है, ये दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। इन यार्ड्स में एक जगह पर प्लोटाइनस कहते हैं कि सोल को प्योरीफाई करना ज़रूरी है, और उनके लिए प्योरीफिकेशन का मीनिंग है सोल को अकेला छोड़ देना। जब एक कंप्लीट सॉलिट्यूड होता है, कोई थॉट या कोई इमेज नहीं होती, तो सोल अपने आप में प्योर होती है। इसको सिंपल वर्ड्स में आप ऐसे कहा जा सकता है कि बाय डिफ़ॉल्ट जो सोल है वो प्योर है, उसमें किसी तरह का कोई इम्परफेक्शन नहीं है, कोई डार्कनेस नहीं है, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है, और वो गॉड के साथ ऑलरेडी कनेक्टेड है। लेकिन जब वो इस मैटर के साथ इंटरेक्ट होती है, कनेक्ट होती है, तब वो पोल्यूट हो जाती है। और एक्चुअल में जो मेडिटेशन है उसका भी यही सेम मेथड होता है। मीन्स आपको कुछ भी नहीं करना होता और सब कुछ अपने आप ही होता है। और इस बात को समझना थोड़ा सा मुश्किल है। जैसे मान लीजिए एक पानी का गिलास है जिसमें आप कुछ मिट्टी डाल देते हैं और उसको मिक्स कर देते हैं, तो ऐसे पानी पोल्यूट हो जाएगा और वो पानी जो है वो डार्क हो जाएगा, जिसके आर पार आप देख नहीं सकते। तो ऐसे पानी को आप साफ़ कैसे करेंगे? कैसे आप उसको साफ़ कर सकते हैं? उसको साफ़ करने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है। आप उस गिलास को ऐसे ही छोड़ दीजिए, ठीक है? जैसे है उसको वैसा ही रहने दीजिए, एकदम अकेले में। अकेले मीन्स आपको उसे डिस्टर्ब नहीं करना है, आपको उसे मूव नहीं करना है, जैसे है वैसा ही रहने देना है। तो वो मिट्टी अपने आप ही नीचे आ जाएगी और पानी अपने आप साफ़ हो जाएगा। और प्लोटाइनस भी यही बात कह रहे हैं कि सोल अपने आप में डिवाइन है, वो बाय डिफ़ॉल्ट उस डिवाइन गॉड का पार्ट है, और वो बस मैटर की डिस्ट्रैक्शन की वजह से ये भूल गई है कि वो क्या है, उसका रियल नेचर क्या है। और जैसे ही एकांत में होती है वो, जब कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है, तो उसे सब कुछ याद आ जाता है कि वो कौन है। क्योंकि गिलास को जब मूव नहीं करेंगे तो मिट्टी अपने आप ही नीचे आ जाएगी और पानी क्लियर हो जाएगा और एक क्लैरिटी अपने आप आ जाती है। और इसके साथ ही प्लोटाइनस हमें फिलोसॉफिकल डायलेक्टिक का भी सजेशन देते हैं। ये भी एक एडवांस्ड रीजनिंग का मेथड है जिससे हम फिजिकल वर्ल्ड को समझकर इसके बियॉन्ड जा सकते हैं और उस अल्टीमेट रियलिटी के नेचर को एक थियोरेटिकल वे में समझ सकते हैं। एक और पॉइंट है जिसको हमने मिस कर दिया है, वो है द प्रॉब्लम ऑफ इविल। यानी अगर सब कुछ उस वन से एमिनेट हुआ है, उस गॉड से एमिनेट हुआ है, तो इस वर्ल्ड में इतनी बुराई क्यों है, इतना इविल क्यों है? ये तो क्लियर है कि इविल का जो सोर्स है वो है मैटर। गॉड नोवस या सोल,
इन तीनों में से कोई भी ईविल नहीं है। लेकिन जैसे ही सोल उस मैटर के साथ इंटरेक्ट करती है, मैटर उसे करप्ट कर देता है। यानी इस वर्ल्ड में जो भी ईविल है उसका सोर्स मैटर है। ये जिसको भी टच करता है उसको पोल्यूट कर देता है। और वो इस मैटर को एक रियलिटी नहीं मानते, एक रियलिटी की तरह कंसीडर नहीं करते। वो इस मैटर को एक नॉन बीइंग कहते हैं। जैसे मान लीजिए सूरज की रोशनी है, वो सूरज के पास बहुत ही ज़्यादा तेज़ है, ठीक है, और जैसे जैसे वो रोशनी सूरज से दूर जाती है वो डिम होती जाती है, और एक पॉइंट आता है जब रोशनी अंधेरे में गुम हो जाती है। तो जैसे अंधेरा अपने आप में कोई चीज़ नहीं है, वो बस रोशनी का ना होना है, या जिसको हम एब्सेंस ऑफ लाइट भी कह सकते हैं, ठीक वैसे ही मैटर अपने आप में कुछ नहीं है। वो एब्सेंस ऑफ रियल है, वो एब्सेंस ऑफ गुडनेस है। यानी वन इस लाइट का सोर्स है जहाँ पर लाइट सबसे ज़्यादा तेज़ है, और नोवस उसके बहुत ही पास है, वहाँ भी लाइट काफ़ी ज़्यादा तेज़ है। और सोल के लेवल पर ये लाइट थोड़ी सी डिम हो जाती है, थोड़ी सी मध्यम हो जाती है, ठीक है। और लाइट का मतलब है रियल और गुडनेस। लेकिन सोल के बाद ये लाइट और आगे नहीं जाती, उसके बाद अंधेरा है, वहाँ तक लाइट नहीं पहुँच रही है। और वो जो अंधेरे वाला पार्ट है उसी को ही मैटर कहा गया है, उसी डार्कनेस को जहाँ पे एब्सेंस ऑफ लाइट है, जो एब्सेंस ऑफ गुडनेस है, एब्सेंस ऑफ रियलिटी है, उसी को मैटर कहा गया है। तो इसीलिए उसको एक नॉन बीइंग माना गया है। तो इस तरह से ये प्रॉब्लम ऑफ ईविल को कंसीडर करते हैं। प्लोटाइनस एक बहुत ही ग्रेट फिलोसफर हुए हैं जिनको स्टडी करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन जानबूझकर उन्हें इग्नोर किया जाता है बिना उनकी फ़िलॉसफी को डिस्कस किए। अगर हम मिडीवल फ़िलॉसफी में एंटर करते हैं तो ये अपने आप में फ़िलॉसफी की इंसल्ट है। वैसे तो प्लोटाइनस रीज़न को, लॉजिक को एडिक्वेट नहीं मानते थे। उनके अकॉर्डिंग अल्टीमेट रियलिटी को समझने के लिए रीज़न काफ़ी नहीं है, लेकिन उनकी जो राइटिंग्स हैं उनमें वो लॉजिक को एक बहुत ही रिगरस वे में, बहुत ही परफेक्शन के साथ यूज़ करते हैं। हर एक टर्म को डिफाइन करना, हर एक आइडिया को दूसरे आइडिया के साथ रिलेट करना, और जो भी क्लेम्स हैं हर क्लेम के लिए एक सपोर्टिव एविडेंस देना। उनका राइटिंग स्टाइल बहुत ही डेंस है, और साथ ही वो अपने टाइम के जो भी फिलोसोफर्स हैं या भी जो फिलोसॉफिकल सिस्टम्स हैं उन सबको एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। लेकिन फिर भी उनको काफ़ी ज़्यादा इग्नोर किया जाता है। कुछ तो उनकी राइटिंग्स को समझ पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, और स्पेशली मुझे ऐसा लगता है कि उनका जो वर्क है उसको सही तरह से अरेंज नहीं किया गया, सही ऑर्डर में अरेंज नहीं किया गया है। और ऐसा भी है कि उनको काफ़ी ज़्यादा मिसअंडरस्टूड किया गया है। इसलिए जो टीचर्स हैं या जो राइटर्स हैं वो क्लासिकल फिलॉसफी को स्टोइक फिलॉसफी के साथ ही एंड कर देते हैं। और जो क्रिश्चियन फिलॉसफी है वो जब स्टडी करेंगे तो आप देख सकते हैं कि प्लोटाइनस के कितने ऐसे आइडियाज़ हैं, कितने कंसेप्ट्स हैं, और उनकी जो लैंग्वेज है उसको क्रिश्चियन फिलॉसफी में यूज़ किया गया है। और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है इसको डिस्कस करना, लेकिन अभी हम इस टॉपिक को डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। और मैं जानता हूँ कि ऐसे बहुत से मिस्टिकल आइडियाज़ हैं इस लेक्चर में जो आपको क्लियर नहीं हुए हैं, लेकिन जब इंडियन फिलॉसफी को स्टडी करेंगे तो आपको हर एक आइडिया बहुत ही क्लियर हो जाएगा, बहुत ही अच्छे से मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। इस लेक्चर में प्लोटाइनस के आइडियाज़ को डिस्कस करते हुए मैंने इंडियन फिलॉसफी के जो आइडियाज़ हैं उनको पूरी तरह से इग्नोर किया है, एक साइड पे रखा है, और वहाँ से कोई भी आइडिया मैंने इसमें मिक्स नहीं किया है, जिससे हम सिर्फ प्लोटाइनस के आइडियाज़ पर फोकस कर सकें। लेकिन जब हम कंपैरेटिव फिलॉसफी स्टडी करेंगे तो हम उनके आइडियाज़ को, प्लोटाइनस के आइडियाज़ को वेदांत, सांख्य और योग के जो आइडियाज़ हैं उनके साथ कंपेयर करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।